हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते मैम। गुड इवनिंग मैम। लेबर के रिलेटेड क्या परेशानी है? लेबर, आपने लिखा कि लेबर बहुत ज्यादा परेशान कर रही हूँ, तो अच्छा हूँ लिखा है आपने, ठीक है। लेबर उनको परेशान करती है, क्या बोलती है? इंक्रीमेंट मांगती है। परेशानी किस चीज की है? पूरा लिखो। हाँ जी, ठीक है, इसका बताती हूँ। पहले ये टॉपिक खत्म कर लो। हमने अफवाह कर लिए थे। एक सेकंड, शक्ति चक्कर देखते हैं। रुद्रा से करना था ना? नहीं, रुद्रा भी हो गए थे हमारी। आज हमने करने थे जया, इंदिरा हो गए थे। इंदिरा मस्टर्ड सीड्स, हाँ इंदिरा हो गए थे। जया से करना था। लिखो, जया जो है, जया जो है आपके हाफ साउथ वेस्ट में और हाफ WSW में आ रहे हैं। जया को पितृ स्थान भी बोला गया है। जैसे कल आपको बताया था कि जो इंदिरा है वो आपको सर्वाइवल के स्किल्स देते हैं कि आप किसी भी फील्ड में सरवाइव कैसे करोगे, मार्केट में आप सरवाइव कैसे करोगे। वैसे ही जया आपको जीतने के स्किल्स देते हैं। मतलब आप सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे, आप विनर बनोगे। आप किसी चीज में सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे, उसके विजेता भी बनोगे। ये आपको जया बताते हैं। देखो, पहले इंदिरा को एक्टिवेट करते हैं ताकि बंदे के पैर मार्केट में जम जाएं। उसके बाद हम जया को एक्टिवेट करते हैं कि बंदे के क्या हो, सिर्फ सरवाइव ना करे, वो जीत जाए उस चीज में। जया को जयेंद्रा भी बोला जाता है। जया को जयेंद्रा भी बोला जाता है। ये इंद्रदेव जो कि ENE में बैठे हुए हैं। इंद्रदेव, जिनको हम महेंद्र भी बुलाते हैं, महेंद्र, ये उनके वज्र की तरह काम करते हैं। बेसिकली जया खुद ही एक टूल है। बेसिकली जो जया है वो खुद ही एक टूल है, जिनको वज्र के नाम से, जयेंद्रा के नाम से भी जाना जाता है। और वज्र एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल इंद्रदेव ने युद्ध में किया था। और ये वज्र हमें भी इंश्योर करता है कि हमारी जीत होगी। ठीक है जी, ये वज्र हमें भी इंश्योर करता है कि हमारी जीत होगी। जया को भोग लगता है किचन के टूल्स का।
किचन के टूल्स कौन से होते हैं? हाँ, बेलन, कड़छी और कुकर। कुकर भी एक टूल की तरह ही होता है ना, बर्तन तो नहीं होता कुकर, सिर्फ सामान बनाया जाता है उसमें, परोसा तो नहीं जाता। नाइफ, चम्मच तो बर्तन हो गया ना सर। लाइटर इस्तेमाल कर सकते हो आप इसके लिए। एक दो चीजें आप यहाँ पे रख सकते हो। इसको किचन टूल्स और जायफल का भोग लगता है। किचन टूल्स और जायफल का भोग लगता है इसको। पूरी किचन बना दी हमने। और इस तरीके से हमारी सेकंड रिंग जो है देवता की वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके भी अंदर चलेंगे, जो बिल्कुल ब्रह्मा जी के पास बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी के आसपास 4 मेजर शक्तियां हैं, देखो अपने अपने शक्ति चक्र पे। बुधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्रा। बुधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्रा। ठीक है। अब आप देखो, लाइंस जो बनाई गई है ना, चाहे आप बुधर की फील्ड देख लो। बुधर की फील्ड में ये सारे देवता आते हैं, रोगा से लेके दिति तक। बुधर की फील्ड में ये सारे देवता आ रहे हैं, बुधर के कंट्रोल में आएंगे सारे देवता, रोगा से लेके दिति तक। इसी तरीके से आर्यमा के कंट्रोल में है ये सारे देवता, शिखी से लेके आकाश तक। विवस्वान के कंट्रोल में आते हैं अनिल से लेके मृगा तक। मित्रा के कंट्रोल में आते हैं पितरा से लेके पाप यक्ष्मा तक। और इन सब को एक जो ओवरऑल इनकी क्या बोलते हैं उसको, पर्सनैलिटी नहीं, परफॉर्मेंस एनालिसिस जो कर रहे हैं वो वरुण देव कर रहे हैं। वरुण देव को आप ब्रह्मा जी के असिस्टेंट की तरह मान सकते हो। ब्रह्मा जी बीच में बैठ के कमांड कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सबको कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सबकी क्रिएशन की है, चाहे वो असुर हैं चाहे वो देवता हैं। और ब्रह्मा जी ही सबको बोलते हैं कि तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें ये काम करना है। जब कुछ भी क्रिएट ना हो रहा हो, जब आपको लगे कि आपने सारे हाथ पैर मार लिए जिंदगी में फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो हम ब्रह्मा जी को एक्टिवेट करते हैं। मतलब सारे देवता को भोग लगा दिए, वास्तु दोष दूर कर दिए, सारी कंस्ट्रक्शन आपने ठीक ठाक कर दी, फिर भी आपकी जिंदगी में कुछ नया ना हो पाए, तो हम क्रिएटर को रिक्वेस्ट करेंगे, ब्रह्मा जी। इनके बारे में भी लिखेंगे इन डिटेल। ठीक है। ब्रह्मा जी को दूध और केसर का भोग लगता है। ब्रह्मा जी को दूध और केसर का भोग लगता है। ये जो ब्रह्म स्थान है, जो हमारा ब्रह्म स्थान है, ये सबको यहीं से बैठ के कमांड करते हैं। कमांड जब ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब हो जाए ना, फिर चाहे आपकी बाकी की 16 डायरेक्शन सारी स्टेबल हो जाए, लेकिन अगर ब्रह्म स्थान पे हैवी चीज आ गई, पिलर आ गया, कॉलम आ गया, कोई एंटी कलर आ गया, ब्लैक कलर, लिखो मत, लिखो मत, ब्लैक कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया, तो वो जहर की तरह काम करते हैं यहाँ पे। सीधा सीधा डिक्लेयर करो, कैंसर करेगा, ट्यूमर करेगा, ऑर्गन रिप्लेसमेंट, रिमूवल, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें निकलेंगी फिर। या फिर ये क्या करते हैं, यहाँ का वास्तु दोष क्या करता है, वंश वृद्धि नहीं करता, ना मेल ना फीमेल, कोई भी चाइल्ड नहीं। आप बोलोगे कि मेरी सारी डायरेक्शन ठीक है, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आ रही है, काम चलेगा, ठीक है,
साउथ वेस्ट ठीक है, प्रॉपर्टी भी खरीदोगे, सब चलेगा, लेकिन पेट से जुड़ी हुई बीमारियां आपकी नहीं ठीक होंगी। पेट से जुड़ी हुई बीमारियां आपकी ठीक नहीं हो पाएंगी, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी वही रहने वाली है। तो इनको एक्टिवेट जब हम करते हैं, सबसे पहले तो हम, अगर यहाँ पे कोई पिलर या कॉलम आ रहा हो जो कि रिमूवेबल तो है नहीं, फ्लैट्स में तो बिल्कुल नहीं। अब एक चीज देखिए कि मान लीजिए किसी के फ्लैट के बिल्कुल सेंटर में ब्रह्म स्थान वाली जगह पे सिंक बना हुआ है, ठीक है, सिंक बहुत खतरनाक है ब्रह्म स्थान के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, वो हमें रिमूव करवाना पड़ेगा। हम इसे एक फ्लोर पे करवा देंगे, लेकिन ऊपर और नीचे वाले फ्लोर का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर आप इसमें रिमूवल कर देते हो, सिंक वहां से हमेशा के लिए रिमूव कर देते हो, तो आप अपने ब्रह्म स्थान को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर वहां पे पिलर या कॉलम हैवी वेट वाली चीज है जिसके ऊपर बिल्डिंग का भार टिका हुआ है, तो बेटर है ऐसे घर को छोड़ दो। क्योंकि फिर चाहे आप 16 डायरेक्शन पे क्लाइंट के पैसे लगवा दो ठीक करने के लिए, पर उसको 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ब्रह्म स्थान ठीक नहीं है। क्योंकि ब्रह्म स्थान के साथ सारे पॉइंट्स आगे कनेक्ट होते हैं। हमेशा याद रखना, 180 डिग्री पे वास्तु दोष हमेशा इफेक्ट डालता है। जैसे कुंडली में 1/7 का योग होता है ना, 1/7 का एस्पेक्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही वास्तु में 180 डिग्री का एस्पेक्ट होता है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट खराब है ना, तो वो साउथ वेस्ट में भी खराबी करेगा, साउथ वेस्ट खराब है तो नॉर्थ ईस्ट भी खराब करेगा। इसी तरीके से अगर आपका साउथ ईस्ट खराब है तो वो आपका नॉर्थ वेस्ट खराब करेगा, वो करेगा ही करेगा। ईस्ट खराब है तो आपका वेस्ट भी इफेक्ट होगा, नॉर्थ खराब है तो आपका साउथ भी खराब होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचो, प्लैनेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ईस्ट में बैठे हुए हैं सूर्य देव, क्योंकि ईस्ट के लॉर्ड हम इन नैनी के सूर्य देव को मानते हैं, वेस्ट के लॉर्ड शनि देव को मानते हैं। दुश्मन दुश्मन। इसी तरीके से बुध बैठे हुए नॉर्थ में और साउथ में बैठे हुए मंगल, ये भी दोनों दुश्मन दुश्मन। ठीक है, तो अगर साउथ में कोई परेशानी है ना, वो टिकने नॉर्थ को भी नहीं देगा, ऐसी नजर मारेगा सामने। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ देख लो अपने बाकी के सब डायरेक्शन, साउथ ईस्ट में वीनस बैठे हुए हैं तो बिल्कुल सामने चंद्र बैठे हुए हैं, इसके परम दुश्मन। दोनों फीमेल्स कभी नहीं बनती एक दूसरे से। साउथ ईस्ट से घर की बहू को देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट से सासू माँ को देखते हैं, कभी नहीं बनेगी। हाँ, कुछ हद तक आप अगर इनका ब्रह्म स्थान बैलेंस कर देते हो ना अच्छे से, तो इनका 180 डिग्री वाला कनेक्शन अगर ठीक कर देते हो, तो चीजें लाइफ में अच्छी चलेंगी। लेकिन अगर वो खराब है ना, फिर कुछ नहीं कोई कर सकता। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए हैं जुपिटर, जो किसी चीज को क्या करते हैं, जीवन देते हैं। ठीक है, और आपका फैमिली में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। बिल्कुल उसके ऑपोजिट कौन बैठे हुए हैं, साउथ वेस्ट में राहु, जो फैमिली का एंड करते हैं। मानते हो इस चीज को? ठीक है, तो ऐसे आमने सामने दुश्मन बैठे हुए हैं यहाँ पे भी, अंडरस्टैंडिंग बड़ी इजी है। इसी तरीके से जो हमारे ब्रह्मा जी जो सबसे पहले देवता को देखते हैं ना, वो है बुधर। बुधर किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं। आपने सोचा मैं एक कार डिजाइन करूंगा, बुधर, आपके मन में इच्छा आई, इच्छा, मैं एक कार डिजाइन करूंगा, मैं एक घर डिजाइन करूंगा, मैं एक इलेक्ट्रिक डिवाइस डिजाइन करूंगा, गैजेट डिजाइन करूंगा। ठीक है, ये आपके मन में इच्छा आई कि मैं एक सुंदर घर बनाऊंगा। किसी से बात हुई आज, उसकी इच्छा क्या है लड़के की, जिससे मेरी शादी हो लड़की सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है कि मुझे मेरे साथ एक सुंदर लड़की खड़ी हुई चाहिए, चाहे वो कुछ ना बोले,
मैंने बोला बातचीत कैसे करेगी तुम्हारे लेवल पे बैठ के अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी? कहता वो फर्क नहीं पड़ता, बस लुक्स अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लुक्स मैटर नहीं करती, बच्चों को पढ़ाने वाली चाहिए, घर संभालने वाली चाहिए, है ना। अलग अलग इच्छाएं होती हैं लोगों की, तो ये इच्छा है ना बुधर देता है, बुधर, कि मुझे ऐसी चीज चाहिए मेरी लाइफ में। ठीक है, बुधर जो है ये आपको मैनिफेस्टेशन देगा, आपके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। बुधर का जो शब्द है 2 शब्दों से बना हुआ है, बू एंड धर। बू जो शब्द है वो भूमि से लिया गया, अर्थ से, और धर मतलब किसी चीज का कैरियर। समझ रहे हो? किसी चीज को आगे कैरी करने वाला कैरियर, उसको बोलते हैं धर। और भूमि, ठीक है, तो इन दोनों से बना हुआ है बुधर। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। धरती के ऊपर जो ह्यूमन बींग्स जी रहे हैं, ये हमारी एग्जिस्टेंस में हेल्प करते हैं। हम क्या बोलते हैं, डायनासोर की प्रजाति धरती से खत्म हो गई, है ही नहीं, खत्म हो गए, है ना। उनका नामो निशान ही नहीं बचा, मतलब वो मिलती हैं उनकी, क्या बोलते हैं उनको, मम्मीज मिलती हैं, तो पता चलता है कि ऐसा कुछ था भी पास्ट में। तो इंसान की एग्जिस्टेंस जो है वो धरती के ऊपर बुधर की वजह से है। बुधर को वीट फ्लोर, आटे की बोरी का भोग लगता है। बुधर हैव पावर टू मैनिफेस्ट, बस इतना लिखो। उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करना वो स्टेप बाय स्टेप होता है। आपने सोचा, आपने एक चीज क्रिएट की, आपने किसी चीज का दफ्तर ऑफिस खोला, आपने अपना अपना एस्ट्रोलॉजी का काम शुरू किया, ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपने शुरू किया। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं आर्यमा की तरफ। आर्यमा जो है वो कनेक्टिंग फोर्स है। आर्यमा जो है वो कनेक्टिंग फोर्स है। ये पावर रखते हैं आपको बाकी की दुनिया से कनेक्ट करने की। ये आपके सोशल कनेक्शंस को हैंडल करते हैं। ईस्ट की तरफ देख रहे हैं ना, आर्यमा जो है वो ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो आर्यमा आपके लिए पब्लिक है। आर्यमा आपके लिए पब्लिक है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, लोग बड़ा खुश होते हैं। हर एक फैमिली के कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो रूठे हुए रहते हैं। फिर जब किसी के घर में कोई शादी फंक्शन आता है ना, फिर उनको बुलाने का चक्कर शुरू हो जाता है। अब कैसे इनवाइट करें, वो आएंगे भी या नहीं, बेइज्जती तो नहीं कर देंगे। कुछ मत करो, जब शादी वादी किसी की फिक्स हो जाए, अपने घर में आर्यमा को एक्टिवेट करो। आर्यमा को एक्टिवेट करने के बाद ही सभी को इनविटेशन भेजो, सारे आएंगे। आपका बच्चा रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, जब आपको पता है कि आपको पब्लिक की सपोर्ट की जरूरत है। आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इलेक्शन में जा रहे हो लड़ने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपको पब्लिक की सपोर्ट की जरूरत है। आप ऐसा कुछ भी करने जा रहे हो, लिख लो, आप ऐसा कुछ भी करो जिंदगी में, जब आपको पब्लिक की सपोर्ट की जरूरत है, तो बोल बोल के थोड़ी ना मांगोगे किसी से, प्रचार करने थोड़ी ना निकलोगे, आर्यमा को एक्टिवेट करोगे, पब्लिक आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगी, आपके रिश्तेदार, सोशल कनेक्शंस फेवर में आ जाएंगे। फिर लिखो, आर्यमा बिजनेस में आपके लिए पोटेंशियल बायर्स को ढूंढ के लाते हैं।
आर्यमा को कनेक्टिंग फोर्स बोला जाता है। आर्यमा आपके बिजनेस के लिए पोटेंशियल बायर्स ढूंढ के लाते हैं। फिर लिखो, जब भी कोई नया क्लाइंट आपको मिले जिसने अभी अभी बिजनेस शुरू किया हो, या जब आप अपना नया बिजनेस शुरू करोगे, आप अपने यहाँ आर्यमा को कनेक्ट करोगे। आर्यमा को कनेक्ट करोगे, मेरे कहने का मतलब कि एक्टिवेट करोगे। इनको शुगर, गुड़ और मिश्री तीनों का भोग एक साथ लगता है। इनको चीनी, गुड़ और मिश्री का भोग लगता है। 36 आवर्स तक इनको भोग लगने से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और आपके जो रिलेशन, कई बार ऐसा होता है ना कि बंदा सोचता है कि यार मैं तो सभी के साथ ठीक ठाक चल रहा हूँ, आजकल जो भी आता है पता नहीं लड़ने के लिए क्यों आता है। हर बंदा ना दिमाग पे ही चढ़ रहा है बस आजकल आके। जब आपको लगे कि आपका सोशल कनेक्शन खराब होने लगा है, उसको ठीक करना चाहते हो। जैसे एक बार किसी ने बोला कि हर बंदा ना आजकल केस करने की धमकी देता है। तो ऐसे में अपने खराब रिश्ते जो आपके खराब हो रहे हैं, वो किसी भी कारण हो सकता है कि प्लानिटरी कंडीशन उस वक्त ऐसी हो जो पब्लिक से आपकी झड़प हो जाती है, या राह चलते लोगों से गुस्सा हो जाते हो, पब्लिक प्लेसेस पे झगड़ा हो जाता है, या फिर अपने स्टाफ से झगड़ा हो ही जा रहा है बार बार, कलीग्स आपसे झगड़ा करते हैं। तो क्या है कि बंदे की जो सर्वाइवल है ना, वो सबको साथ लेके है, चाहे कैसा भी इंसान है। तो ऐसे में आपको आर्यमा को एक्टिवेट करना है। आर्यमा के आगे बैठे हुए हैं विविस्वान। विविस्वान को इवॉल्वर बोला गया है, इवॉल्वर। विविस्वान को इवॉल्वर बोला गया है। इवॉल्वर, इवोल्यूशन जो है ना, इवोल्यूशन जो है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। और अगर आप इवॉल्व नहीं करते ना और लेटेस्ट ट्रेंड्स को नहीं अपनाते, तो आप धीरे धीरे दुनिया से पीछे रह जाते हो। धीरे धीरे आप दुनिया से पीछे रहना शुरू करते हो। अब जैसे आजकल ट्रेंड क्या है, हर बंदा यूट्यूबर बनना चाहता है। आपके समय पे लोगों को लगता है कि चैनल हिट हो जाएगा तो इजी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो रेडी हो जाएगा। अभी आ रही है आवाज? लोगों को लगता है कि YouTube पे वीडियो बनाएंगे, टिकटॉक तो चलो बैन ही करवा दिया। अरे बात कर रही हूँ, सिर्फ मत लिखो ना। मैं बोल रही हूँ कि लोगों को लगता है कि वीडियो वगैरह बना के हिट हो जाएंगे, ठीक है। लोग ट्रेंड के साथ मैच कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं इससे। और जो बस करना क्या है, जो चीज ट्रेंडिंग है उस पे एक वीडियो डालना है। ट्रेंड आपको खुद ही बता देता है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक क्या ट्रेंड कर रहा है आजकल। उस पे वीडियो बना दो और आपका काम खत्म। लोग खुद ही हैशटैग्स लगा लगा के ढूंढते रहते हैं और पैसा कमाने का साधन बन गया लोगों का। तो लोग ट्रेंड के साथ मैच कर रहे हैं। जो लोग ट्रेंड के साथ मैच नहीं कर पाते और वही घिसी पिटी पुरानी चीजें, जैसे आज के समय पे अगर कोई पेम्फलेट बांटे किसी चीज के लिए, तो आप क्या सोचते हो कि ये पेम्फलेट रखेगा कौन? इवन आज के समय पे तो अगर कोई बिजनेस कार्ड भी हाथ में देना तो बंदे को वो भी बोझ लगता है कि इसको संभालेगा कौन।
मैं दोबारा बोलती हूँ, आज के समय पे अगर आपको कोई पैम्फलेट दे तो आप सोचते हो कि इसको संभालेगा कौन। आपको कोई बिजनेस कार्ड पकड़ा दे अपना कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसको रख लो, आपको वो भी बोझ लगता है। क्योंकि लोगों को क्या रहता है कि व्हाट्सएप करो, हाय भेजो, लोकेशन सेंड करो और बात खत्म। अब बिजनेस कार्ड संभालने वाला, वो एक डायरेक्टरी बनाने वाला समाज चला गया है। आजकल सब कुछ लोग वही चाहते हैं जो फोन के अंदर मिल जाए। फोन इजी चीज है हर चीज को कैरी करने के लिए। तो जो बंदा इस ट्रेंड के साथ मैच नहीं करेगा उसको लोग जान नहीं पाएंगे। आप ये सोचो ना कि हर चीज आपकी जेब में है फोन के माध्यम से, तो फिर पेम्फलेट बांट के ब्रांडिंग या मार्केटिंग करने वाला जमाना तो खत्म। अब जो बंदा ये चीज नहीं समझेगा वो समझ लो कि उसका विवेस्वान खराब है। विवेस्वान को अच्छा करने के लिए आपको इनको गाय के घी का दिया जलाना होगा 36 आवर्स रेगुलर। आप धीरे धीरे इस रेमेडी के बाद आप धीरे धीरे ट्रेंड के साथ मैच करने लगोगे। आपकी इच्छा, आपका मन अपने आप इन चीजों से मैच करने लगेगा, सोचने लगेगा कि मैं कुछ नया ही करता हूँ। इनको भोग लगता है गाय के घी का दिया। नेक्स्ट लिखिए मित्रा। मित्रा को प्रमोटर और मोटिवेटर बोला जाता है। मित्रा को प्रमोटर और मोटिवेटर बोला जाता है। मित्रा को भोग लगता है मीठी रोटी का। मित्रा को भोग लगता है मीठी रोटी का, चीनी वाली होनी चाहिए, गुड़ वाली नहीं। लिखो मित्रा जो है आपको मोटिवेशन देते हैं। आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंटिन्यू रखने की मोटिवेशन। बुधर ने आपसे एक नया बिजनेस सेटअप करवाया, आर्यमा ने आपको पब्लिक से जोड़ा और आपकी सेल्स करवाई। और उसके बाद क्या हुआ, विवस्वान ने आपको नए मार्केटिंग ट्रेंड दिए और आप फाइनली मार्केट में क्या हुए, हिट हो गए। लेकिन मित्रा जो है ना, मित्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये आपको अब सेटिस्फाई नहीं होने देगा। बोलते हैं ना, डोंट बी संतुष्ट, विश करो। तो ये मित्रा वही है। ये कहते हैं कि अब कुछ नया सोचो, कि आपके आइडियाज को और प्रमोट करते हैं, आपको सेटिस्फाई नहीं होने देते। ये कहते हैं कि अभी और काम करो, अभी और मेहनत करो। मित्रा आपको हमेशा काम करने की पावर देते हैं, लगातार काम करने की एनर्जी देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। ये आपको स्टेमिना देते हैं। मान लो कि कोई बंदे के घर में आपने बुधर को एक्टिवेट करवाया, बंदे को एक नया आइडिया आया, उसका बिजनेस शुरू हो गया। आर्यमा को कनेक्ट करवाया, लोग आ गए उसके बिजनेस में, अच्छा पैसा वैसा कमाने लगा। साउथ से आपने विवस्वान को एक्टिवेट करवाया, बंदे का नाम भी हो गया, बंदा ने मार्केटिंग के ट्रेंड्स में आ गया, सब अच्छा कर रहा है, लोग उसको जानने लगे हैं। लेकिन अगर मित्रा में दिक्कत हुई या मित्रा में प्रॉब्लम हुई, मित्रा वाली जोन जो है वो डेड हुई, तो एक जो फाइनल आउटकम होता है ना उस चीज का, देखो वेस्ट हमारा प्रॉफिट वाला जोन है,
मित्रा के अंडर वो पूरे का पूरा आपका जो मित्रा के अंदर जो देवता आते हैं ना, वो सारे इसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहां पे वरुण भी बैठे हुए हैं उसके आगे। तो मित्रा आपके फाइनल आउटकम का टाइम है। ऐसा ना हो कि जब सारा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में पैसा आपकी जेब में डालने का समय आए, क्योंकि प्रॉफिट एंड गेन्स वहां से मिलेंगे, और प्रॉफिट और गेन्स वाला हिस्सा आपका खराब हो, मतलब कि मित्रा आपके खराब हो। फाइनल आउटकम के टाइम पे आप क्विट कर दो, या फिर प्रॉफिट और गेन आपका रुक जाए। आपने गवर्नमेंट का टेंडर भरा, बड़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया, बड़ी बड़ी मशीनें ले गए, गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल मंगवाया, आपसे काम करवा लिया, और जब आपकी पेमेंट का समय आया तो आपका मित्रा खराब थे। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया जी हमें ग्रांट लेट हो गई है, आपको 2 महीने बाद पैसे दे पाएंगे। तो मित्रा जो है ना, ये आपको लास्ट मोमेंट तक भी सेटिस्फाई नहीं होने देते। ये बोलते हैं कि यहाँ पे और काम करना है, मतलब लास्ट मोमेंट में आके। तो वो होता है ना एक फिनिशिंग का टाइम। जैसे आप किसी के घर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, सब काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बीच बीच में बंदा देखने के लिए आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट डेज में होता है फिनिशिंग टाइम। आप एक फाइनल टच देते हो पूरे लुक को। वो फाइनल टच वाला जो समय है ना, वो मित्र है, क्योंकि उस समय क्लाइंट ने आपको पे करना। ऐसे ही है ना रजनीश सर? उस समय क्लाइंट को आपका काम जो किया है ना, वो नजर आना चाहिए। अगर वहां बिल्कुल पे मैम, आके बिल्कुल। आप लूज हो गए, आपने चाहे 2 महीने वहां पे मेहनत की हो, लेकिन अगर मित्रा पे आके आप लूज हो गए ना, क्लाइंट के मन को काम लगेगा नहीं, और फिर वो भी आपको पेमेंट के लिए लटकाएगा, अब लगाते रहो लटकाएगा, यस। चक्कर। तो लास्ट मोमेंट पे आके आपको सेटिस्फाई नहीं होना कि मेरी टीम ने सारा काम कर दिया, अब मेरे जाने की तो जरूरत है नहीं। जाना ही पड़ेगा, नजर मारनी पड़ेगी। सेटिस्फाई नहीं होना, भरोसा नहीं करना, खुद चेक करना। ठीक है जी। तो मित्रा जो है, इनको मैंने आपको बताया कि चीनी की मीठी रोटी का भोग लगता है। अब आप लोग सारे म्यूट पे रहेंगे, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी और आप मुझे उसका जवाब दोगे। हमारे पास 20 मिनट्स और हैं। ठीक है, मुझे आप ये बताइए, रोज क्यों लगाओगे मैम? 36 आवर्स के लिए लगाओगे, पर तब लगाना आपके लिए रेलेवेंट है जब ब्रह्म स्थान पे कोई वास्तु दोष नहीं है, तब आप भोग लगाओ। हम एक जगह पे गए, आपको बताती हूँ। उनके ना ऐसे वुडन टेबल पड़ा हुआ था ब्रह्म स्थान पे, उसके ऊपर उन्होंने कपड़ा डाल रखा था। सब ठीक है, ऊपर ठीक है, नीचे ठीक है। वो उस टेबल का कोई खास वेट भी नहीं है कि हम उनको बोल दें कि उठा दो, मतलब छोटा सा टेबल है। सब करने के बाद ना लास्ट में उनको पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम तो आ रही थी जबरदस्त। टेबल के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। टेबल के ऊपर से कपड़ा हटाया तो देखा कि टेबल की जो वो होता है ना माइका, वो लाइट ग्रीन कलर का है। वो लाइट ग्रीन कलर में इतनी धमाल मचा रखी थी उनके घर में, तो इनको बोला कि इस टेबल को हटा दो। वहां पे एंटी कलर आ रखा था ब्रह्म स्थान में, और येलो का सबसे ज्यादा जो जहरीला रंग है ना, वो हरा है। हरा रंग ब्रह्म स्थान पे नहीं आना चाहिए। उस टेबल को हटवाया, बस इतना ही किया। पूरी कंसल्टेशन चार्ज की, सिर्फ एक ही रेमेडी दी, कुछ नहीं किया उनके घर में, और उसी से उनको रिलीफ मिल गया। कभी भी जब किसी का वास्तु करो, कंसल्टेशन फीस अपनी मनमर्जी की चार्ज करो, जैसे आपको लगता है सही। कभी क्लाइंट को ये मत बोलो कि नेक्स्ट विजिट पे आपको अलग से पे करना पड़ेगा। क्लाइंट से खुद फॉलो अप करो हमेशा। 1.5-2 महीने के बाद एक एक फिक्स्ड अपना चार्ट बना लो
कि इस दिन मैंने वास्तु किया था इस डेट को, और 2 महीने बाद मुझे इस डेट को, 1.5 महीने बाद मुझे इस डेट को अपने क्लाइंट को फॉलो अप करना है, कॉल करनी है, खुद करनी है, अपने स्टाफ से करवानी है, कि जो जो प्रॉब्लम्स आपने मुझे बताई थी क्या उसमें इंप्रूवमेंट है। अगर क्लाइंट बोलता है कि इंप्रूवमेंट है तो अच्छी बात है, उसको बोलो वेट करो, आपकी ब्लॉकेजेस अच्छे से क्लियर हो रही है, ठीक है, कुछ एडिशनल बताना है तो बताओ। और अगर आपको लगता है कि कुछ असर नहीं हो रहा तो क्लाइंट को बोलो कि हम दोबारा विजिट करेंगे, क्लाइंट के यहाँ दोबारा विजिट करो, और कुछ चार्ज मत करो, सिर्फ ये जाके देखो कि जो आप करके आए थे क्या वो चीजें उसी उसी जगह पे हैं या फिर सब हिल गया। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमने आर्यमा को एक्टिवेट कर दिया, बंदे ने पहले सिर्फ इतनी प्रॉब्लम हमें बताई कि मेरे साथ ना पब्लिक नहीं जुड़ती, पब्लिक सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट नहीं, वो सपोर्ट नहीं है, आपने आर्यमा को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, पब्लिक सपोर्ट आ गई। अब बंदा मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं कर रहा, ग्राहक तो बैठे हैं मार्केट में, लेकिन आज के समय पे क्या है ना कि जो दिखता है वही दिखता है। आर्यमा से लोग तो साथ में जुड़ गए, बट जेब से कोई पैसा नहीं निकाल के दे रहा उसको। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो अपना शोकेस नहीं लगा रहा, वो बता ही नहीं रहा कि मैं ये करता हूँ, ठीक है। अगर वो अपने काम के कुछ सैंपल्स दिखाएगा मार्केट में तो लोग खरीदेंगे। और अगर वो वेट करता रहेगा कि रेफरेंस आएगी, आजकल रेफरेंस वाला जमाना ना कम हो गया है, ठीक है। डॉक्टर्स तक तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हर चीज की। पहले डॉक्टर करते थे कभी एडवर्टीजमेंट? जरूरत ही नहीं पड़ती थी, पर आज के समय पे वो भी कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज का नाम बिजनेस हो गया है आज के समय पे, ठीक है। तो हमने 1.5 महीने बाद क्या पाया कि हमारे क्लाइंट के साथ पब्लिक तो जुड़ गई, लेकिन ये बंदा खुद ही आउटडेटेड काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके विवस्वान को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है जी। आप आपकी क्लाइंट को आपने सविता में सुलाया, सविता में सुलाने से क्या हुआ? उसको कंसीविंग तो हो गई, जो पहले नहीं हो पा रही थी, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाई, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सविता के बाद सवित्रा में शिफ्ट करवाएंगे। और जब हमें लगे कि बार बार केस खराब हो रहा है या फिर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सवित्रा से फिर उसको कहाँ पे करेंगे शिफ्ट? कल बताया था, कहाँ, क्या? इंदिरा में शिफ्ट करेंगे। सुनाई नहीं दिया मुझे। इंदिरा में शिफ्ट करेंगे हाँ जी, समित्रा के इंदिरा बाद। में शिफ्ट कर देंगे। हाँ जी, क्योंकि नेक्स्ट 2 जो उसके ट्राइमेस्टर्स होंगे वहां पे केयर इंदिरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंदिरा जो है वो सर्वाइवर है। इंदिरा के बाद भी फाइनल डेज में हम उसको जया में शिफ्ट कर सकते हैं, फाइनल डेज में, ताकि उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाए। क्योंकि जया का काम क्या है, जया सिर्फ आपको सरवाइव नहीं करवाते, जया आपको जिताते हैं। क्योंकि जया आपको सिर्फ सर्वाइवल जितने स्किल्स नहीं देते, जया आपको विनर बना देते हैं। तो फाइनल डेज जब आपको डॉक्टर ने डेट दे दी कि इस वीक में इस दिन के आसपास उसका डिलीवरी का समय हो सकता है, तो आप उस समय से जया में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा, निशा मैम कैमरा ऑन कर लो। ऐसे कौन से देवता हैं जहाँ पे इम्बैलेंस होने की वजह से घर के मेल्स की पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट आता है? शैलेंद्र सर बताओ,
सर फिर कॉपी खोलो, बाकी लोगों की तरह वेट क्या कर रहे हो कि कोई नहीं, बोल देगा। मैं कॉपी नहीं खोलूंगा। अभी अच्छा। मैंने रिवीजन नहीं किया है मैम, मैं रिवीजन नहीं कर पाया हूँ, मेरे ऑफिस से टाइम नहीं मिल पा रहा है। ओके। हाँ जी, अंजू मैम वाकई में फास्ट हो आप। जैसे भी क्या बोलते हैं उसको, नोट्स अपने मेंटेन करते हो ना, वो सब बेस्ट है। एकदम से रिप्लाई आता है, पता नहीं इन्होंने कैसे मार्कर्स लगा रखे हैं, बट मुझे पता है कि इस समय एकदम से याद नहीं होता, बट इन्होंने डेटा बड़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। इन्होंने बताया असुर। ठीक है जी। अच्छा जी, घर में सारे के सारे देवता में से सबसे बेस्ट तिजोरी रखने की जगह क्या है? कौन से देवता के ऊपर रखनी है तिजोरी को? भल्लाट। सही बोला अंजू मैम एंड वंदना मैम। सबसे बेस्ट अगर कोई जगह है वो भल्लाट है। ठीक है। फिर मुझे बताइए कि हम वाणी के देवता किसको बोलते हैं? या फिर लॉर्ड ऑफ स्पीच, मैंने आपको बताया था, किसी को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव स्पीच की प्रॉब्लम है, बाय बर्थ है या भी हो गई है, तो क्या क्या कहाँ दिक्कत है? मरकरी कहाँ बैठते हैं मैम? इतने भी फास्ट मत हो, जो नहीं बैठते उनका नाम तो मत लो। शिला मैम ने बताया सोमा, बिल्कुल सही है। इनको एक और शब्द बोलते हैं वचस्पति। वचस्पति लिख लो। पॉलिटिक्स की वार में विन करने के लिए सबसे बेस्ट देवता कौन से हैं जिनको एक्टिवेट करोगे पॉलिटिक्स की वार में, जो किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता अपना के आपकी जीत को एश्योर करते हैं? कुछ और वेट कर रही हूँ मैं। जयंत एंड महेंद्र। सही बोला। ठीक है। कोई भी बिल्डिंग का बार बार बनाना और फिर बनते बनते टूट जाना, किन कौन से देवता को एक्टिवेट करोगे? या फिर ये समझो कि जब बिल्डिंग बनती है ना, बड़ा सारा वेस्ट मटेरियल इधर उधर बहुत जगह खिलार देते हैं लोग, कौन सी जगह डिस्टर्ब हो गई होगी? आकाश। वेरी गुड। ठीक है। आती आती पेमेंट रुक जाती है, किसको एक्टिवेट करोगे? आती आती पेमेंट्स रुक जाती हैं, किसको एक्टिवेट करोगे? किसी ने बोला अभी कर रहा हूँ पे, अभी कर रहा हूँ, गूगल पे नंबर दे दो अभी कर रहा हूँ, उसके बाद कोई फोन नहीं उठाता। लिखो रुकी हुई पेमेंट। सही बोल रहे हो संध्या मैम, पुष्या को करेंगे एक्टिवेट, आकाश और पुष्या दोनों को करेंगे। आकाश और पुष्य दोनों को करेंगे, और इसके साथ हम एक और आज के देवता एक्टिवेट साथ में करेंगे, मित्रा। क्योंकि जब बहुत सारी मेहनत की आपने,
कोई दर्जी है मान लो, आपके लिए सूट का पूरा मटेरियल इकट्ठा किया, सूट सिला, ठीक है, फिर आपको 3-4 बार ट्राई करवाया, बड़ी मेहनत की, और पैसे देने के वक्त आपने क्या बोला कि मेरी ना सैलरी नहीं आई, मैं अगले महीने दूंगी, और आप अपने कपड़े उठा के ले आए, उसका तो सारी मेहनत खराब हो गई। मैम ये जो अभी आपने ये वाला तरीका लिया ना, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया पूरा का पूरा वास्तु। तो अगर आप हमको लास्ट 2-3 क्लास में ना ये वाला प्रॉब्लम है, तो मित्रा और आकाश ये वाला सर प्रॉब्लम वो है। आपको मैं पीडीएफ ही दे दूंगी, वो आपको इसके हाँ बाद हाँ, पीडीएफ ही आ जाएगा। बस लेकिन मैं ठीक है मैम। आपने नहीं नहीं, इतने ठीक दिन है में ठीक क्या समझा उसके बारे में ठीक है ठीक है पूछ ठीक रही है हूँ ठीक आपसे। ठीक है मैम, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो एक्सेल शीट में आ जाएगा, आप बोलोगे तो पीडीएफ में आ जाएगा आप लोगों को, कि आपने जस्ट एक क्लिक किया, कंट्रोल एफ, एंड आपके सारे देवता आगे निकल के आ गए कि आपको ये तो एक्टिवेट करके ही आना है। पैसे की प्रॉब्लम है तो ये करोगे, प्रॉपर्टी नहीं बन रही तो ये करोगे, वो आपको एक रेडी रेकनर मिल जाएगा कि इसके साथ ये भी कर ही देना। मैम मेरा हाँ एक जी सवाल था, नीचे। हाँ पूछूं? जी बोलिए। मैम जैसे ये हम लोगों का जो शक्ति चक्र में अलग अलग जैसे इनर देवता और आउटर देवता है, ठीक है, तो उससे हमें जब भोग लगाना है तो कैसे लगाना है? जैसे कि अब S7 और S8 में भृंगराज भी बैठे हैं, इंद्र भी बैठे हैं। हाँ सर, आपको क्या अ, करना है, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर वैसे पहले भी दे चुके हैं, मैं दोबारा से बताती हूँ। अब हाँ, देखो, ब्रह्म स्थान को छोड़ के इसके आगे विवस्वान और इंद्रा और भृंगराज एक ही रो में 3 देवता बैठे हुए हैं, तो जो भी टोटल एरिया है उसको आप डिवाइड बाय 3 करोगे। एक सेकंड होल्ड। आपने जैसे मान लीजिए कि आपने अपना S7 32 पदर्स आपने लगा दिए, 32 पदर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। 32 पदर्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या पता चलता है कि विवस्वान के आगे 3 देवता बैठे हुए हैं, जिसमें से आपको इस समय इंद्रा को एक्टिवेट करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, S7 और S8 को डिवाइड बाय 3 करोगे। जो भी इंटर से लेके लास्ट वॉल तक मेजरमेंट है ना, स्केल से आप इस्तेमाल करोगे, स्केल इस्तेमाल करोगे, जितने भी मीटर का आपको या जितने भी इंचेस का वहां पे आपको आपके मैप के ऊपर शो हो रहा है ना, उसको आप डिवाइड बाय 3 कर दोगे। आपके देवताज आपको पहले मैप के ऊपर आइडेंटिफाई करने हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक कितना एरिया है, फिर वही चीज आपको घर में करनी है। घर में कैसे करनी है, आपका जो सेंटर है, सेंटर से लेके उस लास्ट वॉल तक का कितना डिस्टेंस है, जितने फीट का है उसको डिवाइड बाय 3 कर दो और भोग लगा दो। क्या क्या डिफिकल्ट है? ओके ओके, और वो 32 पदा वो समझ गया मैं, 32 पदा कैसे डिफाइन करने हैं वो मैं प्लीज। सर जैसे आपने 16 जोन मार्क करने हैं, उसको और डिवाइड बाय 2 करके उसमें 32 के डायरेक्शन लगा दो। देखो, जब किसी मैप के ऊपर काम करना है ना, अलग अलग करना है। पहले तो एक घर का पूरा मैप रखो, एक फाइल पूरी रेडी करो, घर का एक पूरा खाली मैप रहने दो जिसके ऊपर कुछ नहीं करना। दूसरा मैप, फिर उसका फोटो स्टेट करो, उस मैप के ऊपर आप सिर्फ 16 जोन्स मार्क करो, ठीक है। ठीक है, उसको छोड़ दो। फिर फर्स्ट वाले मैप की खाली घर का जो मैप है उसकी कॉपी करो, और फिर उसके ऊपर आप 32 पदर्स 32 डिवाइड करो उसके जोन्स, ठीक है। ओके थर्ड टाइप ऑफ आपका मैप रेडी हो गया, फिर इसको छोड़ दो। फिर आगे हम बार चार्ट सीखेंगे, फिर बार चार्ट वाली फाइल का पेपर लगाओ, उसमें बार चार्ट के बारे में सारी कैलकुलेशन करो, और उसका आप बार चार्ट का पूरा कैलकुलेशन करके वहां पे पेपर लगाओ। देन उसके बाद आगे बढ़ो देवता को डिफाइन करने के लिए। अगर आपको जरूरत पड़ती है तब, अगर आपको क्लाइंट कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बोलता है, वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, क्लाइंट्स की भी बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, पहले तो बड़े ज्यादा वो उत्सुक होते हैं काम करवाने के लिए, जब आप एक्चुअली वहां पे विजिट करते हो ना, आधी से ज्यादा बात आपका क्लाइंट भूल जाता है। फिर आप अपने हिसाब से जितनी चीजें आइडेंटिफाई कर पाते हो ना, आप उतना ही इलाज कर पाते हो। ज्यादा प्रॉब्लम क्लाइंट जो है ना लिख लिख के रखने वाली, वो आपकी सेकंड विजिट पे रखता है, कि जब आप सेकंड टाइम जाओगे ना, तब क्लाइंट आपको बताएगा, अच्छा मैंने ना ये देखा, मैंने ये ऑब्जर्व किया।
यहाँ तक तो क्लाइंट पहुंचता है, उसके बाद यहाँ पे नहीं आता। यहाँ तक तो ये बात बनती है, उससे आगे रुक जाती है। फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा अच्छा इस देवता को एक्टिवेट कर देता हूँ। मैम बेस्ट मतलब बाहर चार्ट तो अभी बाकी है ना? हाँ जी। मुझे अभी एक क्लाइंट मिले थे, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप है ना मेरा बेस्ट वास्तु कर दो, जो भी बेस्ट होता है सब सब कर दो। हाँ, तो फिर आप अपने हिसाब से करो सर, जो आपको सारी कमी पेशियां निकाल दो, एक बार खत्म कर दो। फिर मैंने उससे प्रॉब्लम्स लिखवाए और नोट डाउन करवाए कि भाई आप ये नोट डाउन कर लो, बेस्ट तो करेंगे ही, लेकिन आप नोट डाउन कर लो ताकि मुझे समझ में आए कि करना क्या है। सर हमेशा क्लाइंट को बोलो कि आपके जाने से पहले अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख के रखिए। और फिर मैं और सर हमेशा क्या करते हैं, हम ना जब भी उनसे बातचीत करते हैं, हम उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, और मैं तो ज्यादातर उसको लिखती भी हूँ। क्योंकि जो क्लाइंट के शब्द है ना, वो आपको आपका हल बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी के घर गई और उनके बच्चे की शादी नहीं हो पा रही, ठीक है, बच्चे की शादी नहीं हो पा रही, उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला क्यों नहीं हो पा रही, कोई तो वजह होगी ना, बच्चा बीमार होगा, ठीक है, इसको कोई और पसंद होगा, इसलिए आप इसकी शादी नहीं हो पा रही। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है उसको कोई फिजिकल इशू हो जिसके कारण शादी डिले हो गई, कुछ तो इश्यू हो सकता है। क्लाइंट ने बोला कोई इश्यू नहीं है, बस कोई रिश्ता देता ही नहीं है। इसकी मौसी कोई रिश्ता बताए तो बात बने, इसकी चाची कोई रिश्ता बताए तो बात बने। इसका मतलब पता है क्या है, कि क्लाइंट अपने रिश्तेदारों से कुछ अच्छा सजेशन आने की वेट कर रहा है, और उसके रिश्तेदार उसको हाथ पल्ला फड़ा नहीं रहे। इसका मतलब क्या हो रहा है, कि उससे आर्यमा खराब है। सोशल तो कनेक्शन नहीं है उसमें। उस हाँ, क्लाइंट की वाणी में ही उसका जवाब है। सबसे बेस्ट क्या होता है, एक तो जब आप जाते हो क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करो, कि वो कहाँ टच कर रहा है, कहाँ इचिंग कर रहा है, कौन सा बंदा आपसे भाग रहा है। काफी बार क्लाइंट के फेस पे आपको क्या है ना, कि कुछ शिकन महसूस होती है ना, वो आपको बता देती है कि इसको इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मैम अब मैं दूसरी चीज, सर एक मिनट, दूसरी चीज ये है कि क्लाइंट की एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। कोई बंदा सिर्फ इतना ही बोले ना कि कोई बता नहीं रहा है, इसका मतलब उसको लोगों से उम्मीद है, लोग ही उसकी बात नहीं सुनते। इट मीन्स आप आर्यमा को एक्टिवेट करोगे ही करोगे, आर्यमा को एक्टिवेट करोगे तो उसकी मासियां जो है, उसकी बुआ जो है, उसकी चाचियां जो है, उसके बच्चों की फिक्र करने लगेंगी, रिश्ता आ जाएगा, ठीक है। आगे बोलो। मैम मैं अभी एक ग्रीड निकाली, तो ऐसे ही आपने बोला ना वैसे ही हुआ। उसने बोला कि हमारे सोशल कनेक्ट मतलब किसी से हमारी बनती नहीं है, और सोसाइटी में तो जैसे ही किसी से बात करते हैं तो झगड़ा ही हो जाता है। हम्म, मतलब कुछ भी हमारा मतलब सोशली जो बिल्डिंग में सोसाइटी में होना चाहिए वो नहीं है। उसका मैंने ग्रीड निकाला मैम, ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है। तो खराब ही होगा सर, जाहिर सी बात है। ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है, मतलब मैंने ऐसा सोचा कि इनके शायद ईस्ट में टॉयलेट होगा। फिर मैंने इंजीनियर से ग्रीड निकलवाया तो ईस्ट में टॉयलेट ही था। मतलब कि एग्जैक्ट मैच हो रही है चीजें, सर एग्जैक्ट मैच डस्टबिन हो से रही है। आती है थोड़ी बहुत ही खराश रिश्तों में, ठीक है, हम्म थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, हल्का हल्का डस्ट आ गया। डस्टबिन का जो फंक्शन है, वो डस्टबिन नेक्स्ट पे खाली हो जाता है, खत्म, ठीक है। लेकिन जो टॉयलेट है ना, वो परमानेंट गंदगी है, क्योंकि रोज वहां से फ्लश आउट हो रही है, रोज इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, परमानेंटली डिस्कनेक्ट। हम्म। बस मतलब सिंपल सी बात है। चीजें जबरदस्त जबरदस्त मैच होती है, चीजें जोरदार, आई मीन। और मैं तो आपको एक मैं व्हाट्सएप भी शेयर करूंगा, शायद आप ही ने दिया था, सर ने दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 83 नंबर वाला फॉर्मूला। मैं वो आपको शेयर करूंगा हाँ, जो। वो वीडियो बनाई थी मैंने उस चीज की। हाँ वो जोरदार वर्क किया है, तो मुझे कस्टमर क्लाइंट ने क्या बोला है लिखवाया इसकी। सर आपने? 83 लिखवाया था मैम, वो शादी के लिए उसकी बात नहीं बन रही थी। अच्छा, वो केस आपके आपके यहाँ से था? अच्छा, मैं वही इसी का एग्जांपल बताने वाली थी, मुझे बताया सर ने सर। अच्छा। इसके बाद मैंने किसी और के ऊपर भी ट्राई किया, मतलब चलो हम्म, कहना नहीं चाहिए, बट उनकी बेटी बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं थी, उसकी उनकी नई बात बन रही थी, कहीं पे भी लुक्स को लेके प्रॉब्लम आ रही थी बार बार, है ना, मना हो हम्म। जाता था हर जगह पे। तो फिर एक जगह पे वो बात करने गए एक फैमिली से, तो मैंने अपनी सेलेबल हो जाती हैं चीजें, ये चलने लायक हो जाती हैं।
चीजें बोलो या इंसान बोलो, कहने का मतलब कि उसका सिक्का चल जाता है। ठीक है, तो हो गया उसका काम। तो वो तो बड़ा खुश हो गया था, 11:30 11:45 रात को मैसेज किया था कि 83 इयर्स वर्क। तो दूसरे दिन मैं गया तो सब मतलब पूरे ऑफिस में बाबा बन जाते हैं। ये 83 वाला मतलब जबरदस्त वर्क किया, मतलब बहुत जबरदस्त कनेक्ट हुआ वो अच्छी तरीके से। चलो बढ़िया से काम बनने चाहिए लोगों के। हाँ जी अंजुमन। मैम मेरे साथ आज मैं वो देवदास को मैप पे ले रही थी जैसे आपने बताया है, तो हम्म। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो डाउट आ रहा था कि जो हमने कट करके जो स्क्वायर बनाया है मैप पे, उसके देता उसका बाउंड्री लेनी है या बाउंड्री वॉल से हमने कंसीडर करना है पूरे प्लॉट का डायमेंशन। सॉरी दोबारा बोलो। जो हमें डायमेंशंस लेनी है वो पूरे हम्म। प्लॉट की लेनी है, या जो एक्सटेंशंस और कट्स हैं उनको स्क्वायर बना के जो हम बना रहे हैं मैप, सेंटर कौन सा लेना है मैम बाउंड्री के लिए? मैम देखो 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 देवदास। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से इस चीज को देख लेना। मानो ये एक बड़ा प्लॉट है, ठीक है। जी। ये इसके साउथ वेस्ट में मेजर कंस्ट्रक्शन लोड है, ठीक है। और मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया था, ये सारा जो है पार्किंग एरिया है। इस साइड पे इस घर में पूरा गार्डन है, जी। यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से एक पाथवे निकलता है जो इसको घर की मेन एंट्री के साथ यहाँ से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ से अच्छा। लोग चल के आते हैं, यहाँ से घर में एंटर कर जाते हैं, यहाँ पे सारी गाड़ियां पार्क होती हैं और ये सामने गार्डन है और ये इनका जो है पूरा मेन एंट्रेंस है बड़ा, जी। ठीक है। ऐसा जी। एक मैप है। हम्म। अब हमारे लिए सबसे पहले मैटर क्या करता है कि जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है ना उसको पकड़े। कंस्ट्रक्टेड एरिया मेजरली ये है, कंस्ट्रक्शन लोड सारा यहाँ पे है, हाँ जी। ठीक है। ये ठीक हमारे है। लिए मैटर करेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप ये ऐसा घर बनाओगे ना तो यहाँ पे पिलर या कॉलम आएगा, हम्म। यहाँ पे भी आ सकता है। अब जब आप इसकी ग्रिड लगाओगे ना पूरे एरिया की, ये देखो ऑलमोस्ट सेंटर उसका यहीं पे बनेगा। तो बिल्कुल। ये पिलर जो है ना ब्रह्म स्थान में आया क्योंकि पूरे प्लॉट का भी तो हमने ग्रिड अलग से देखना है, हम्म। यहाँ पे दिक्कत आएगी आएगी। तो मैम इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर? ये पिलर यहाँ पे दिक्कत करेगा, तो इसको हमने क्या करना है, इसका हल बता रही हूँ आपको। ये जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है ना हमने इसकी एनर्जी को बाहर वाले एरिया से काट देना है। ठीक है। हमने एलिमेंट के हिसाब से इस वॉल पे और इस वॉल पे साइडों पे हमने ना बिल्कुल साइड जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है हम्म। आउटर वॉल पे मतलब आउटर साइड पे फ्लोर पे हमने स्ट्रिप डाल देनी है। इस ठीक है। स्ट्रिप को डालने से क्या होगा कि बाहर वाले एरिया से ये एरिया अलग डिफाइन होने लगेगा, प्रॉपरली अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला पिलर जो है ना वो सेंटर में नहीं रहेगा। हाँ हो सकता है कि ये नॉर्थ में आ गया तो फिर दिक्कत है। मान लो ये काटने के बाद भी नॉर्थ में आ रहा है तो आपका ये जोन को अलग करने का फायदा कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ में आया वेट इतना ज्यादा वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। मैम इस पे कैसे फिर हम लोग देवदास को हाँ कैसे वो करेंगे लोकेट और देखो सेंटर? पहले तो मैम नॉर्मल ग्रिड लगा लो आप ना। हाँ जी। ये आपका पूरा इसके ऊपर आपने शक्ति चक्कर रखा, सेंटर डिफाइन किया, डिग्री ली, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इस सेंटर के हिसाब से ये जो अप्रोक्सीमेट सेंटर हमने लगाया था उसके हिसाब से आपने आपने पहले मुझे ये बताओ अपने हाथ से बनाई है 32 पदर्स की ग्रिड बनाई है, 16 हाँ जोन जी। की बनाई है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये आपने यहाँ पे कर लिया पूरा, ठीक है। हाँ जी। और
अभी इतना ही कर रही हूँ मैं, लाइन ही लगानी है मुझे यहाँ पे भी, इधर हाँ देखो जी, आप। हाँ जी। ठीक है, मान लो कि इस रो में 2 ही देवता बैठे हुए हैं। मैंने राइट। क्या किया, सेंटर से लेके यहाँ तक मैंने मेजरमेंट ली। ठीक है, ठीक है। और मुझे पता चला कि यहाँ पे ये जो ब्रह्म बिंदु है ना, ये ब्रह्म बिंदु है, लेकिन ब्रह्म स्थान का अपना एक अलग एरिया होता है। मान लो कि इतना एरिया जो है आपका वो ब्रह्म स्थान में जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। अब ये हमारा एक कोण है जिसमें 2 देवता और बैठे हुए हैं आगे। तो मैंने क्या करना है, इस जोन से लेके इस जोन तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, प्रैक्टिकली फीट्स में कितनी मेजरमेंट है वो मुझे टेप से लेनी पड़ेगी अगर मुझे डायरेक्टली प्लॉट पे काम करना है फील्ड में। जी। अदरवाइज मैं मैप पे भी डिफाइन कर सकती हूँ पेपर पेपर पेन की हेल्प से। ठीक है, यहाँ ठीक से है। लेके यहाँ तक जो भी है ना, मैं उसको डिवाइड बाय 3 कर दूंगी एरिया पे। हाँ जी। ठीक है, इफ देयर आर तो मैं थ्री उसको, देवतास। हाँ, मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो 30 फीट का निकला। ये जो मेरे यहाँ तक डिस्टेंस है ना 30 फीट का है। तो 30 फीट को मैं डिवाइड बाय 3 कर दूंगी। टेन एक टेन मार्क फीट हो मेरा गया। यहाँ पे लगेगा, एक मार्क मेरा यहाँ पे लगेगा इस जोन में। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एरिया मेरे सबसे आउटर लाइन वाले देवता का है, ये इनर लाइन का है, और ये मेरा ब्रह्मस्थान में आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल। मुझे मेरे देवता को इस जगह पे भोग लगा देना है, और इस जगह पे भोग लगा देना आउटर वाले। ठीक है मैम। तो मतलब ठीक है, बेसिकली हमें पूरे प्लॉट का ही देवतास के लिए पूरे प्लॉट को ही वो लेना सारे है सेंटर देवतास को पॉइंट। एक जगह पे लोकेट करके रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जिस देवता को एक्टिवेट करना है सिर्फ उसी की लोकेशन ढूंढो। अदरवाइज इतनी मेहनत करने की, पेपर पेन पे इतनी करने की जरूरत नहीं है। फील्ड में मेहनत करो, जब पहुंच गए ना वहां पे मेहनत करो। ठीक है, ठीक है। मैंने फिर बोला कि देवतास को हम बिल्कुल लास्ट में टच करते हैं, जब पूरा वास्तु आपने कर दिया ना सेट, प्लॉट की एनर्जी अलग कर दी आपने, बहुत सारे कट एंड एक्सटेंशन थे एक्सटेंशंस को उनकी, ट्रीट कर। उनकी आपने कट कर दिया उनको, उनको बिल्कुल बैलेंस कर दिया। ठीक है, मैंने कल आपको बोला था जब बहुत सारे कट्स हो, बहुत सारे एक्सटेंशन हो, तो कैड कैम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम्म। हम सेंटर को निकाल सकते हैं। कई बार होता है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है और इतना वर्कलोड होता है कि बंदा सिम्टम्स भी अच्छे से क्लाइंट के साथ मैच करने का समय नहीं होता कि ये जोन आपको कट का सिम्टम दे रहा है या एक्सटेंशन का सिम्टम दे रहा है। लॉजिकली तो यही है कि आप क्लाइंट से बैठ के मीटिंग करो। ठीक है, दूसरा ये है कि आप कैड कैम सॉफ्टवेयर की हेल्प से सेंटर डिफाइन कर लो एक बार। ठीक है, सेंटर आपका एक बार जब मार्क हो गया, उसके बाद आपको आगे क्या करना है, बस आपको अपनी असेसमेंट करनी है। एक पूरी रिपोर्ट रेडी कर लो। वो रिपोर्ट आपको क्लाइंट से शेयर नहीं करनी, लेकिन वो रिपोर्ट आपको क्लाइंट से शेयर नहीं करनी, वो आप अपनी रफ बनाओ, फेयर बनाओ, आपकी मर्जी है। आपको हर एक जोन के बारे में आराम से लिख लेना है कि नॉर्थ में क्लाइंट के घर में रेड सोफा पड़ा हुआ है तो क्या करेगा, जो करेगा वो लिख लो। ठीक है, ईस्ट में क्लाइंट के घर में पानी की स्टोरेज है, क्या करेगी वो लिख लो। एक एक फ्लोर की अलग अलग रिपोर्ट बना लो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बाद में आप क्विकली बनाना शुरू हो जाओगे। और फिर उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो साथ साथ लिखते जाओ कि यहाँ मुझे ये स्ट्रिप लगानी है, यहाँ मुझे ये फोटो लगवानी है, यहाँ मुझे ये मूर्ति दिखवानी है। ये एक रिपोर्ट आप अपना होमवर्क करो। फिर मैम मैंने ये किया है। क्लाइंट के प्लेस पे जाओ और उसको बोलो कि ये चीजें आपको जो है वो करनी है। क्लाइंट से पहले बात कर लो कि सामान आप मंगवाओगे या फिर हम अरेंज करके लाए। ज्यादातर क्लाइंट्स इतनी बॉदरेशन नहीं करते, वो बोल देते हैं कि आप ही अरेंज करो। ठीक है, तो कुछ रॉ ठीक है। मटेरियल जब आपको लगे कि अब मेरा वास्तु का काम रेगुलर निकलने लगा है, तो स्टॉक करके रखो अपने पास। जैसे हमारी 5 एलिमेंट्स की 5 स्ट्रिप्स हैं, टॉयलेट ब्लॉकर्स हैं, फायर बैलेंसर हैं, इनकी तो फ्रीक्वेंट जरूरत होती है, इनको स्टॉक करके रखो। ये तो आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। जैसे मैम एक पेरिडॉट का आपने बोला था स्टेयर्स में डालने के लिए, 1 kg हाँ जी, पेरिडॉट। तो हाँ जी, वो छोटे छोटे चिप्स हैं, अमेजोन पे मैंने हाँ देखा चल था। जाएंगे चल जाएंगे, वो पर चल अमेजोन जाएंगे। वालों की मुझे कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या अच्छा। भेजेंगे। हाँ ठीक है। जी, फिर मैम कहाँ से, बाकी आपके आप यहाँ से मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, हमारे यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपको रेकी वगैरह कुछ आती है, हीलिंग आती है आपको? मैम मैं वो करती हूँ, एंजेलिक हीलिंग करती हूँ। क्या करते हैं? एंजेलिक हीलिंग। मुझे नहीं एंजल्स लगता की। कि उस हीलिंग में आपको किसी सामान को टेस्टिंग करने की पावर होगी। मतलब उस चीज, आप किसी चीज को, किसी चीज का ऑरा स्कैन कर लेते हो उसमें, हाँ जी, और स्कैन करती हूँ। कर लेते हो।
सामान का भी कर लेते हो या सिर्फ इंसान का करते हो? नहीं नहीं अभी सामान का भी कर लेती हूँ। कर लेते हो ना। हाँ, तो बस हर चीज जो भी लेनी है अपने क्लाइंट के लिए, कहीं से भी बाय करनी है, मेरे से करनी है या कहीं और से भी करनी है, पहले उस सामान की टेस्टिंग करूंगी कि जो आया ठीक है। है वो असली है या नहीं। जी। वो आपके हाथ आपको बता देंगे। हाँ जी। ठीक है, बस ये चीज का ध्यान रखो। बाकी मैम मैंने और यही स्कैनर करा जो है। लोग ये नहीं कर पाते अभी, जो लोग हम्म, ये अभी नहीं कर पाते टेस्टिंग सामान की, अपने हाथों से नहीं कर पाते, वो लोग और स्कैनर की हेल्प लो। जब भी कोई चीज बाय करते हो अपने क्लाइंट के यहाँ लगाने के लिए, और स्कैनर से स्कैन करो। और फिर क्या करना है आपको, और स्कैनर से पूछना है कि ये सामान कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा मेरे क्लाइंट के यहाँ या नहीं। तो सारी चीजों का आपको वन बाय वन आंसर मिलता जाएगा। चीजें करेंगे आगे हम, और स्कैनर यूज करना भी सीखेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों के पास और स्कैनर ऑलरेडी है? जिनके पास नहीं है वो बाय कर लीजिए। ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी जियोपैथी का, जब मुझे आपको करवाना है मुझे तब भी जरूरत पड़ेगी। और जब आप जाते हो, देखो क्या होता है ना कि क्लाइंट के यहाँ जब आप जाते हो, जब आप थोड़ा ताम झाम करके दिखाते हो ना उसको, और वगैरह स्कैन करने लगते हो, क्लाइंट के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब जैसे कई क्लाइंट तो आपको यही बोल देते हैं कि आपने खुद तो कोई रिंग पहन नहीं रखी, आप एस्ट्रोलॉजर तो नहीं लगते। अब जरूरी तो नहीं है कि हर एस्ट्रोलॉजर बड़ी बड़ी अंगूठियां पहन के रखे तभी एस्ट्रोलॉजर है, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं पहनी, है ना। ठीक है अब मैम। जैसे मुझे कई कई लोगों की सजेशन आई, ये मैंने जो एक दो वीडियोस बनाई यूट्यूब के लिए, मुझे लोगों का सजेशन आया, तुम ना एक बड़ी बिंदी लगा लिया करो लाल, थोड़ा मैच्योर नजर आओगी। मैंने बोला क्या जरूरत है ना। भी जैसे रोज दिखते हैं वैसे ही दिखेंगे, ऐसे कुछ स्पेशल नहीं करने वाले कि कल को स्टूडेंट बोलने की क्लास में तो कोई और ही बैठा होता है और ये वीडियो में कुछ और ही बन के आते हैं, है ना। तो क्या जरूरत है इतनी चीजें तामझाम करने की। आपका अगर आपने अगर क्लाइंट को या स्टूडेंट को बात सही बता दी ना, तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा आपका सब। बस बात में लॉजिक होना चाहिए, वो चीज प्रूव होनी चाहिए। अगर उस चीज का रिजल्ट नहीं मिला आपके क्लाइंट या स्टूडेंट को, बस फिर चाहे बिंदी लगा लो चाहे अंगूठियां पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम दो क्वेश्चन है। एक है कि एक्चुअली वो जो ब्रह्मस्थान जो है ना, ब्रह्मस्थान का सर्कल वो उसको कितना एरिया लेंगे? हाँ जी। क्या? ब्रह्मस्थान जो है ना, उनको सर्कल का एरिया कितना लेंगे? सर देखो, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका मैप है, जब आपने उसका सेंटर डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपको उस मैप के ऊपर 3x3 की ग्रिड लगानी है, जैसे हम लोशु ग्रिड बनाते हैं 3x3। ठीक है, 3x3 के बाद जो 9वां हिस्सा होगा ना सेंटर वाला, वो आपका पूरे का पूरा ब्रह्म स्थान में जाएगा। ओके हाँ जी। ओके मैम, और एक क्वेश्चन है। अभी जो मैप में आपने दिखाया, जो कंस्ट्रक्शन एरिया जो है उनको काट के जब अलग कर दिया, तो उसको भी अलग से ग्रिड बनाना पड़ेगा उस एरिया को, कंस्ट्रक्शन एरिया को? हाँ सर, आउटर एरिया का, ये देखो, कंस्ट्रक्शन एरिया का ग्रिड तो अलग से बनेगा ही बनेगा सर। ये जो है ना, ये हमारा इसका तो ग्रिड अलग से लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपको रहना है खास तौर पे, सारी यस एक्टिविटीज इसी जगह के अंदर होने वाली है। तो एक यस ग्रिड यस। इसका अलग से लगाओगे और एक ग्रिड इसका पूरा पूरे घर का अलग से लगाओगे। ओके ओके हाँ ओके जी। ओके मैम। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि यहाँ की एंट्री हो सकता है खराब हो, ये वाली, ठीक है, लेकिन कई बार हम एंट्री यहाँ की बजाय यहाँ पे खुलवा देते हैं, यहाँ यहाँ की बजाय यहाँ पे करवा देते हैं, उससे भी काफी चीजों का इफेक्ट आ जाता है। आपको देखना ओके है अब रेलेवेंट एंट्री कहाँ से हो रही है। अगर तो फिजिकल एंट्री खोलने का ऑप्शन है तो फिर वर्चुअल क्यों खोलनी है। अगर फिजिकल एंट्री खुल सकती है तो खुलवाओ ना, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर क्लाइंट ओके रेडी है पैसे खर्च करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू। मैम अगर घर या कोई प्लॉट एल शेप में हो, अगर घर का वास्तु करना हो तो हम्म। अगर हम उसके ऊपर शक्ति चक्र लगे रखेंगे तो कई देवता फिर बाहर निकल जाते हैं।
मैम देखो, बाहर तो निकल ही जाएगा। एल शेप है, यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे है। हाँ मतलब घर में एक्सटेंडेड एरिया कुछ होती है हाँ, तो अब आप खुद सोचो कि आप इसको एक्सटेंशन मानोगे या कट मानोगे। एक्सटेंशन ना, एक्सटेंशन ऊपर वाला कट ना। हाँ जी, ये वाला कट हाँ और ये वाला एक्सटेंशन। ठीक है। लेकिन कुछ भी डिसाइड करने से पहले ना आप क्लाइंट से पूछोगे कि ये वाले जो जोन यहाँ पे आ रहे हैं, इसका उनको कट का इफेक्ट मिल रहा है या इसके एक्सटेंशन का इफेक्ट मिल रहा है, आप जज करोगे। हाँ अगर मान लो कि ये एक्सटेंडेड पोर्शन का रिजल्ट मिल रहा है, मान लो कि यहाँ पे आपके साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट एक्सटेंशन क्या करती है, बेटे थोड़े कहने के बाहर हो जाते हैं, घर में इविल स्पिरिट सेंटर होने लगती हैं, साउथ वेस्ट बढ़ जाता है तो बहुत तरह तरह की बीमारियां, कैंसर, ट्यूमर, ऐसे भयानक भयानक चीजें घर में आने लगती हैं किसी भी व्यक्ति को। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये एक्सटेंशन के रिजल्ट दे रहा है आपको। ठीक है। और मान लो कि ये वाला पोर्शन आपका नॉर्थ है, एग्जाम्पल के तौर पे घर में जवान बेटा जॉबलेस बैठा हुआ है, तो ये आपको क्या बोलते हैं, ये मैंने मार्क गलत कर दिया, मान लो ये नॉर्थ है और ये कटा हुआ है और घर में अगर यंग लड़के को जॉब नहीं मिल पा रही, तो इसका मतलब आपको नॉर्थ कट का ही रिजल्ट मिल रहा है। बराबर। ठीक है। हाँ तो आपको जज करना है। अगर मान लो कि जॉब वगैरह सबकी ठीक ठाक चल रही है, कारोबार ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, तो इसका मतलब फिर ये एक्सटेंशन है। आपको नहीं वो मुझे जो समझ आपकी थ्योरी है ना, उसको 3-4 बार पढ़ो, ना, वो समझ में आया मुझे। फिर ये चीजें क्लियर होंगी। कि हमें अगर देवता करने हैं तो अगर मतलब जिस जोन में हमें प्रॉब्लम है उधर के 3 पोर्शन करना है, जैसे एक्सटेंडेड पार्ट है, और अगर उस साइड में हमें प्रॉब्लम है तो ब्रह्म स्थान से वहां तक का 3 पोर्शन करना है, या मतलब समझ में मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ क्या, मैं क्या बोल रही हूँ जो समझ में आ रहा है क्या मैं? आवाज ही कट गई आपकी, आगे बोलो। मैंने कहा कि जो एक्सटेंडेड जोन है तो ब्रह्म स्थान से वहां एंड तक का 3 पोर्शन करना है, क्योंकि पूरे घर का करेंगे तो एक साइड का तो निकल जाएगा, और इस साइड में अगर प्रॉब्लम है तो मतलब यहाँ से जहाँ एक्सटेंडेड है वहां तक का 3 में डिवाइड करना है। ये माना 3 में डिवाइड आप तब करोगे ना जब आप देवताज की रेमेडीज पे पहुंचोगे। देवताज की रेमेडीज पे जब आप पहुंच जाओगे ना, तब तक आप एनर्जी कट कर चुके होंगे मैम। देवता वाला स्टेप पता है कब आएगा, जब आप इस आड़े टेढ़े जो भी हमारा ये जो प्लॉट है ना, इसको आप स्क्वायर या रेक्टेंगल कन्वर्ट कर चुके होंगे, जब आप इसको ऐसा बना चुके होंगे ना, हाँ या फिर इसको ऐसा बना चुके होंगे वर्चुअली, यहाँ पे पिरामिड लगा लगा के जो कटा हुआ पोर्शन है। ठीक हाँ है। तब आपके देवता डिफाइन होंगे, जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा फिर देवता पे पहुंचोगे आप। और जब आपने यहाँ पे एक्सटेंशंस दे दी, वर्चुअल एक्सटेंशंस दे दी, यहाँ पे हैवी मटेरियल हेलिक्स वगैरह लगा के या फिर पिरामिड्स लगा के, तो हाँ आपके देवता यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे, यहाँ के देवता यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ओके, हाँ क्योंकि फिर जी देवता का भोग थोड़ा सा अंदर की साइड में आ जाएगा ना, उस वाला वो वाला, और मैम, एक्सटेंड। फिर तो आप यहाँ तक पूरा मान सकते हो ये एरिया। अच्छा हाँ। अब ये जो देवता हैं आपके, देखो ये देवता जो यहाँ के एरिया के हैं ना, इनको भोग नहीं लगा पाओगे प्रैक्टिकली आप, क्योंकि ये अपने एक वर्चुअल एक्सटेंशन दी है। हाँ वही वही। वर्चुअल एक्सटेंशन जो आप ऑलरेडी बाकी मटेरियल से कर रहे हो ना, आप सिर्फ उतना ही काम कर पाओगे, फिर इन देवतास को घर के बाहर तो भोग रखने से रहे, तो अच्छा वो भोग वाला सिस्टम फिर आपका यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा ऐसा है कि आप उस स्पेसिफिक देवता के मंत्र जाप कर लो, उसका एक मंत्र भी रहता है हमारा, वो आपको पीडीएफ आ जाएगा, वो आप कर लो। अच्छा, ऐसा है कि आप लोगों को अपने अपने घर आर्किटेक्ट बुला के अपने घर का मैप बनवाना है सबको, अपडेटेड विद प्रॉपर फर्नीचर डिटेल्स। ठीक है। जिनके पास है ऑलरेडी बहुत बढ़िया, जिनके पास नहीं है वो बनवाएंगे। अपने अपने घर का एक एक फ्लोर विद प्रॉपर ग्रिड, पहले 16 जोन्स की ग्रिड और फिर 32 पदर्स की ग्रिड, ये 2 पेज मुझे आप शेयर करोगे ग्रुप में। हम एक एक मैप के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे सबके कवर हो जाएं, लेकिन जितने कवर कर पाएंगे वो करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि आप लोग जितने इस क्लास में बैठे हो ना, आपको तो आपके सॉल्यूशंस मिल ही जाएंगे, लेकिन एक एक फ्लोर ही डिस्कस कर पाएंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है।
और तो मुझे 2 चीजें चाहिए होंगी आपसे, 16 जोन्स एंड 32 फदर्स। अब ये आपको खुद ग्रिड लगानी है या अपने आर्किटेक्ट से लगवानी है, ये भी आप देख लेना। जब आपका वास्तु का काम बहुत बड़े लेवल पे फैल जाएगा तो आप हर एक मेजर सिटी में, हर स्टेट की एक मेजर सिटी में जहां से आपको ज्यादा बिजनेस आता है, वहां पे आप अपने आर्किटेक्ट्स परमानेंट हायर कर सकते हो कि वो वहां जाएंगे, आपके क्लाइंट का काम करके आएंगे और आपको ग्रिड भी लगी लगाई भेज देंगे। आपका काम सिर्फ असेसमेंट और रेमेडीज रह जाएगा। आप अपना फीस चार्ज करो, असेसमेंट करो, रेमेडीज लगाओ और खत्म कहानी। 2 महीने बाद फॉलो अप करो कि आपको रिलीफ मिला या नहीं मिला। मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप अगर चाहते हो तो हम दोबारा विजिट करते हैं, ठीक है। और और करो जरूर, क्योंकि उससे आपको रेफरेंस मिलेगी और क्लाइंट आपके साथ सालों साल जुड़ा रहेगा। जब आप एक बार भी फॉलो अप नहीं करोगे, उसका अता पता नहीं पूछोगे, क्लाइंट आपसे टूट जाएगा और दूसरे लोगों की तरफ भागेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग बैठे हुए हैं। मैम और एक क्वेश्चन था, जैसे N2 नागा देवता, नाग देवता, तो आपने बोला था कि वहां आप अपना फाइनल प्रोडक्ट रखे रेडी, तो ओनली आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको सेल करने के लिए ओनली N2 ही देवता को एक्टिवेट करना है, या आज जो आपने बताए थे मित्रा या आर्यमा, इनको भी? बुध तब एक्टिवेट करते हैं जब आप कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। आर्यमा तब एक्टिवेट करते हैं जब आप पब्लिक से जुड़ नहीं पा रहे। विवस्वान तब एक्टिवेट करते हैं जब आप ओल्ड ट्रेंड्स के साथ चल रहे हो और आपका काम उसकी वजह से नहीं चल पा रहा। मित्रा हम तब एक्टिवेट करते हैं जब हमें किसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, या फिर कोई प्रोसेस को एंड तक लेके जाना है कि सक्सेसफुली अब हमारा जो है वो मूवी बन गई, अब लॉन्च करनी है, ठीक है। लॉन्च अच्छा हो गया, लोग एक बार मतलब एक हफ्ता हमारा अच्छा चला गया थिएटर में, तो फिर अच्छी कमाई हो जाएगी, ठीक है। अगर फर्स्ट वीक में फीडबैक खराब हो गया किसी मूवी का, तो फिर लोग आगे आएंगे ही नहीं। राइट। कश्मीर फाइल्स को देख लो, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, कोई प्रमोशन नहीं हुई, बस वो मूवी मतलब वो क्या हुआ, लोगों ने लोगों को बताया कि जाओ देखो जाओ देखो, तो वो क्योंकि उसका फर्स्ट वीक का इंप्रेशन ऐसा था कि लोग नेक्स्ट वीक खुद गए देखने के लिए, है ना। अब अगर ये उसके प्रोड्यूसर, उसकी टीम रेस्ट में बैठ जाए कि हमारा एक प्रोजेक्ट हिट हो गया, हम तो बड़े अमीर हो गए जी, बड़ा पैसा आ ही जा रहा है, अभी तक आ ही जा रहा है, फिर तो काम नहीं चलेगा। अगर उनके मित्र एक्टिवेटेड होंगे तो क्या होगा, वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। अब जैसे आपको कुछ ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स का पता होगा जो हमेशा हिस्टोरिक चीज के ऊपर ही मूवी बनाते हैं, उनका एक प्रोजेक्ट खत्म होता है और नेक्स्ट जो होता है वैसे सा ही वो और कुछ कर रहे होते हैं, है ना, ऐसे भी। संजय लीला बंसाली। बिल्कुल उन्हीं की बात कर रही हूँ। हम्म। तो उनके कॉन्सेप्ट ही वो हैं, वो एक बना के बैठ नहीं जाते कि अब मैं चलो कॉमेडी की तरफ चले जाता हूँ। अब रोहित शेट्टी है, वो कॉमेडी के लिए फेमस है, वो एक के बाद एक हिट देता है, उसी में देता है। तो अगर वो ये सोच के बैठ जाए कि अब इसको नहीं, अब मैं हिस्टोरिक में चला जाता हूँ, तो कोई बात नहीं बनेगी ना, या फिर मैं करता ही नहीं, अब बहुत मूवीज कर ली। तो जो मित्र हैं वो आपके कंटिन्यू रखते हैं आपकी मोटिवेशन को कि करता रहे, हमेशा हिट होता रहे। क्यों, मार्केट का लीडर 10 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, बाकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। कोई आता है, 2 साल का समय होता है, 2 साल अपनी हिट मूवी देता है, दे के चला जाता है। क्यों, ऐसे कुछ लोग हैं जो चलते ही आ रहे हैं सालों साल से। कल भी बताया था कि लोगों की उम्र 50 हो गई, 60 हो गई, 65 तक के भी मैंने देखे हिट हीरोज जो हैं, वो बच्ची बच्ची लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं आज के समय पे भी। तो क्यों वो टिके हुए हैं, क्योंकि उनकी इनर मोटिवेशन है कि अभी मुझे और करना। और कुछ उनके घर में देवताज या फिर वास्तु समझो या फिर उनके प्लेनेट समझो, उनको ऐसे सपोर्ट किए हुए हैं कि वो लंबा चल रहे हैं मार्केट में, है ना। और लीडर वही बन के बैठे हुए हैं इतने सालों से, ठीक है। किंग उन्हीं को ही बोला जाता है लगातार, चाहे कोई और आके हिट होके अपना एक जमाना गुजार के चला भी जाए, हम्म। है ना, फिर भी जो किंग है उन्हीं को बोला जाता है।
चलिए अब मंडे रखेंगे आपकी बाकी क्वेरीज का सेशन, मंडे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मैम मैम एक लिख छोटी सी लेना थी अपनी मेरी, क्वेरीज। हाँ जी बोलिए। मैंने ना एक ड्राइंग उसमें डाली है उसमें अपने ग्रुप में, तो वो उसमें क्या था कि जैसे आपने बोला था कि 3 हिस्सों में डिवाइड करना अपने घर को, तो जब हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है उसमें 2 साइडों में तो कितने सारे देवता उल्टी हो जाते हैं। एक तो वो जो 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक तो वो आपने अच्छे से जब भी आप बताएंगे वो ड्राइंग पे बताना हमें कैसे करना है। एक मैंने डाली है, आई डोंट नो वो क्या है, ठीक है गलत है कुछ नहीं पता मेरे को, सर मैंने क्या डाल दी। बोल रहे हो कि वो बहुत सारे देवता तो आउट हो जाएंगे? जी मैम, क्योंकि आपने बोला था कि जब 30/60 का प्लॉट अगर हम लेते हैं तो आपने कहा लंबी वाली साइड से रेडियस लेना है, तो जो छोटी साइड वाले होंगे वो नहीं तो नहीं आउट हो नहीं जाएंगे। सर, देवता के लिए तो आपने स्पेसिफिक उस जोन का ही रेडियस लेना है सर। ओके, मैंने ड्राइंग डाली, हम्म। अगर आप चेक करें तो पता चल जाएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ। सर देखो इसमें एक सेकंड में कोशिश करती हूँ इसको अभी सेव करने की। देवता के लिए तो आपको, अगर आपके 32 जोन्स आपने डिफाइन कर दिए ना, तो आपको सबका ही लेना पड़ेगा। एक सेकंड, यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे भी ये इसी टाइप का पूछना था क्वेश्चन, कि वही एल पूछा कि ऐसे ही बाहर जाएंगे देवता, मुझे भी यही जी पूछा। है। मैम देखो एक चीज है, हमने इस एरिया को कट सोचा कि ये एरिया हमारे घर में कट है, तो इसके देवता जो हैं वो नहीं हो जाएंगे ना, स्क्वीज नहीं हो जाएंगे, वो भी कट हैं। यहाँ के जो देवता है ना वो है ही नहीं असल में। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ के देवता कंसीडर ही नहीं होंगे। जो ईएनई के आगे तक बैठे हुए देवता है ना, वो है ही नहीं, वो बस यही पूछ, जैसे कंप्लीटली छोटा है। आप एनएनई का खुद जो सोचो थर्ड कि सेक्शन है वो है ही नहीं। ईएनई कटने से अगर हमें ईएनई के सुख नहीं मिल रहे, तो देवता के सुख कैसे मिल जाएंगे? क्योंकि देवता भी तो ईएनई के हैं। तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते मैम? मैम उसके लिए पहले तो यहाँ पे पिरामिड लगाओगे या कोई हेलिक्स लगाओगे, इस एरिया को आप वर्चुअल एक्सटेंशन दोगे, ठीक है? हाँ, वो आपने पहले सिखाया। हाँ, इसमें इसमें आपको देवता का भोग नहीं लगाना। ओके। जो देवता आपके यहाँ तक आ रहे हैं ना, पीछे तक, एक सेकेंड, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सारे। जो देवता जितने इस एरिया में आ गए बस उन्हीं को भोग लगा पाओगे। ये वाले देवता को तो आप वर्चुअल एक्सटेंशन देके सिर्फ उस जोन को पैदा ही कर दो ना, वही बहुत बात है। ओके जो आपके देखो जो है ही नहीं, उसको आप वर्चुअली सिर्फ पैदा कर लो ना, वो ही बहुत बड़ी बात है। भोग लगाना तो फिर मुश्किल से हो पाएगा, मैम पर नहीं हो सर्कल ऐसे ही पाएगा। लगाना है जैसे लगाया है, जो मैंने बनाया, बनना ऐसे ही है सर्कल, 3 हाँ सर्कल जी जो सर, बनाए। सर्कल बनना ऐसे ही है। राइट। ठीक है जी, चलिए ठीक है। अब मंडे मिलेंगे। आप लोगों को अपनी देवता की रिवीजन अच्छे से करके आनी है यस। और आगे कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों के पास स्कैनर नहीं है, वो ऑर्डर जो है वो कर लो, अपने अपने स्कैनर्स मंगवा लो। मैम आपके हाँ जी पास सर। है स्कैनर, मिल सकता है स्कैनर? स्कैनर देखो मैं मेरे पास नहीं रखती, लेकिन जो इस्तेमाल करती हूँ वो आपको अरेंज जरूर कर दूंगी। कौन सा स्कैनर बेस्ट है मैम? हाँ जी मतलब एक एवरेज बेस्ट क्या स्कैनर है? सर, एवरेज जो बेस्ट है ना, आपको 20-22 हजार तक मिल जाएगा। हाँ तो वो, स्कैनर्स 1.5 से 2 लाख तक के भी आते हैं, हाँ वो हाँ डिजिटल होते हैं। लेकिन हाँ वो कब होते हैं? जब एक बंदे ने दुकान ही सिर्फ लोगों की और स्कैनिंग की खोल रखी है। आपको हम्म, एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, हम्म, आपको कुछ नहीं आता, आप सिर्फ वो लोगों को मेडिटेशन सिखाते हो, मेडिटेशन के 2 महीने बाद आप बोलते हो जी देखो जी आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया। हम्म, वो वाला काम तो नहीं है ना आपका। हम्म। आपका काम है एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, न्यूमरोलॉजी। आपके प्रोडक्ट्स बड़े हैं, तो आपको तो ऑरा स्कैनर सिर्फ एक मैं जब बताऊंगी आगे कि ऑरा स्कैनर का क्या यूज होता है हमारे काम तो में, सिर्फ कौन सा, उतना सा ही यूज करता है। कोई ब्रांड बताएंगे आप जो मंगवा लें? मैं आपको रंजीत को बोल दूंगी, वो डिटेल आपको बता देगी। आप लोग उन मतलब कि डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हो या हमारे थ्रू मंगवाना चाहते हो, जैसे वो आपको जैसे पता चल जाएगा। अगर देखिए हाँ जी, सबका थोक में ऑर्डर जाएगा तो सस्ता मिल जाएगा। हाँ मैं यही बोलने वाली थी कि आपको एमआरपी से कम मिल जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ। हाँ जी, ठीक है जी। तो आप बता दीजिएगा, हम ऑर्डर कर देंगे। रंजीत बताएगी सामान के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता रहता। तो रंजीत को। हाँ जी, चलिए ठीक है जी, थैंक यू, ओके, बाय बाय। बाय।